मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप सभी को विजयदशमी की, दशहरा की हार्दिक बधाई। अब पाप पर पुण्य की जीत का ये त्योहार है। अधर्म पर धर्म की जीत का, और इसे हम हर्षोल्लास से मना रहे हैं। रावण दहन किया जा रहा है, पर हमारे समाज में बहुतेरे रावण भी पैदा हो रहे हैं। उनका क्या किया जाए? आज दशहरे से बेहतर मौका नहीं हो सकता समाज के रावणों पर चर्चा करने का भी। और ये कैसे बांटते हैं देश को? पाप और पुण्य की क्या लड़ाई हो रही है? धर्म का कैसे इस्तेमाल हो रहा है? और राजनीति में मजहब की सियासी दुकानदारी, इतिहासकार के.एम. अशरफ के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, किस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है और हमने अतीत से, इतिहास से कुछ नहीं सीखा है, यह बात भी कैसे साबित हो रही है। 200 गोरे आए थे, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो की नीति पर 200 साल हम पर राज कर गए और देश का बंटवारा भी हो गया, तकसीम भी हो गया देश। लेकिन आजादी की 78 वर्षगांठ मनाने के बाद भी क्या हमने कुछ नहीं सीखा है? जब बांटने की बात आती है, आजकल इस शब्द का बहुत इस्तेमाल होने लगा है। विजयदशमी के मौके पर जो वार्षिक एक संबोधन करते हैं सरसंचालक मोहन भागवत, उसमें भी बांटने की बात सामने आई। उन्होंने कहा नागपुर में हिंदुओं को एकजुट रहने की जरूरत, और इसके पीछे क्या वजह गिनवाई? बांग्लादेश भी लेकर गए हमें, उसका उदाहरण दिया सरसंचालक मोहन भागवत ने। असंगठित रहना और दुर्बल रहना अत्याचार को निमंत्रण देना है, बटोगे तो कटोगे। इसमें दिलचस्प बात यह है कि सबसे पहले यह बात सार्वजनिक मंचों पर 26 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। प्रधानमंत्री मोदी भी फिर इन शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आए और अब इनको बाकायदा एक खाका खींचते हुए सरसंचालक दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी दरअसल बांग्लादेश का उदाहरण देकर यह बात कही थी। मोहन भागवत बोले कि बांग्लादेश में हिंसक तख्ता पलट हुआ, हिंदुओं पर हमले हुए। बांग्लादेश में जब हिंदू एकजुट हुए तब कुछ बचाव हुआ। अब कांग्रेस पलटवार इसमें यह कर रही है कि संघ प्रमुख तो खुद देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें सवाल यह खड़ा हो जाता है कि बांट कौन रहा है? 26 अगस्त का मैंने जिक्र किया योगी आदित्यनाथ के बयान का। बांग्लादेश वाली गलती यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। 22 सितंबर को उन्होंने कहा कांग्रेस बांटने का काम करती है, हमें ना बटना है ना कटना है। प्रधानमंत्री मोदी भी उसी राह पर, उसी डायरेक्शन में जाते दिखे। 5 अक्टूबर को उन्होंने कहा कांग्रेस जानती है उनका वोट बैंक तो रहेगा, बाकी बट जाएंगे, उनका वोट बैंक रहेगा। अब क्या बटने में भी अलग अलग नजरिया सामने आ रहा है कि देश बटे तो बटे, हिंदू वोट ना घटे। क्या बीजेपी की तरफ से यह भी लगातार कोशिश हो रही है? क्योंकि 2024 के चुनाव में हमने लगातार यह चर्चा की थी, मंडल और कमंडल क्या साथ साथ कदम ताल करेंगे
पर एक चीज जो सामने आई थी, जिसकी हमने आशंका जाहिर भी की थी, कि मंडल में दरअसल जाति की सेंधमारी के चलते जो हिंदू वोट बैंक लामबंद किया था बीजेपी ने, उसमें सेंधमारी तो नहीं होगी, वो होती दिखी थी। इसीलिए हिंदुओं पर जोर है कि हिंदू ना बटे। देश बट जाए क्या? और हम हिंदू राष्ट्र हैं क्या? ये तीखी बात, ये कड़वी बात, इसका जवाब तो हमें तलाशना होगा ना। या संविधान बदल दीजिए, धर्मनिरपेक्षता वो शब्द हटा दीजिए, कह दीजिए वी आर अ हिंदू राष्ट्र। जो उद्देशिका है उसको प्रस्तावना कई लोग गलत कह देते हैं, प्रियम्बल को। वो तो आज भी यही कहती है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, democratic republic। तो उसे बदलिए। पर यह अपने आप में क्या आधी अधूरी तस्वीर भी हो जाती है? अगर हिंदू 82% के करीब हैं, बहुसंख्यक हैं, तो क्या मुसलमानों को लामबंद करने के लिए, उनको एक पक्का वोट बैंक बनाने के लिए सिर्फ उन्हें ही तरजीह या तवज्जो देते दिख सकती है क्या कोई पार्टी या सरकार, जिसे छद्म धर्मनिरपेक्षता भी कहा जाता है? कि एक वोट तो बंद गया और बाकियों में कंफ्यूजन फैला दो। जो बात प्रधानमंत्री मोदी भी कहते दिखाई दिए कि कांग्रेस जानती है उनका वोट बैंक तो रहेगा, बाकी बट जाएंगे। तो 80-20 की राजनीति भी तो आती है ना। पर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, कुछ पार्टियां MY कॉम्बिनेशन पर चलती हैं, समाजवादी पार्टी, RJD पर ये आरोप लगते हैं, वो अपना एक वोट बैंक पक्का मजबूत कर लेते हैं क्या? अब सवाल यही, तो देश भी बट रहा है, हिंदू भी बट रहा है, हम मजबूत हो रहे हैं, इसके चलते कमजोर हो रहे हैं, और देश का एक संवैधानिक ढांचा भी है, एक देश की आत्मा भी है। पर आत्मा की बात तो यहां हो ही नहीं रही, अब इसमें आतंकी भी जुड़ गया है। आतंकवाद नहीं, आतंकी। प्रधानमंत्री मोदी लगातार कांग्रेस पर अर्बन नक्सल होने का आरोप लगाते हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि उनका हमेशा यही कहना है कि जो बुद्धिजीवी हैं उसे अर्बन नक्सल बोलते हैं, उनकी खुद की पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है, आतंकवादी करार दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि बीजेपी तो आतंकवादी पार्टी है। लिंचिंग करते हैं, SC के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों का रेप करते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उनका ये समर्थन करते हैं। अब ये तो बहुत तीखे बोल हो गए। जब रवनीत बिट्टू ने, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के और बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उन्हें नंबर 1 टेररिस्ट कहा था, तब तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा एक चिट्ठी लिख मारी थी प्रधानमंत्री मोदी को कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या कहा जा रहा है। तो राहुल गांधी को कोई आतंकवादी कहे तो आपको दिक्कत होती है, और आप पूरी पार्टी को ही, बीजेपी को, सत्ताधारी दल को आतंकवादी कह दें, तो ये सिलेक्टिव राजनीति नहीं हो जाएगी क्या? और ये कहां आ गए हम? तेरा आतंकवादी, मेरा आतंकवादी। मतभेद होते हैं, पर मनभेद इस लेवल के, इस कदर खाई बढ़ती जा रही है, राजनीतिक समन्वय को लेकर भी, भाईचारे को लेकर भी विद्वेष इतना बढ़ता जा रहा है कि एक दूसरे को आसानी से आतंकी कहा जा रहा है। अखिलेश यादव सुर में सुर मिलाते हैं।
मल्लिकार्जुन खड़गे के। वो कहते हैं क्या देश की आज़ादी में मुस्लिमों की भूमिका नहीं है? भूमिका सबकी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके हम कब तक इस बात को बांटते रहेंगे और एक दूसरे को डांटते रहेंगे? यह भी अपने आप में सवाल है। मोहन भागवत के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात सही कही, वो ये कि किसी देश को अत्याचार नहीं करना चाहिए। जैसे हम अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं वैसे ही उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर ये नहीं करेंगे तो ये अच्छा नहीं है। भाई, हिंदू बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं, हम उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो यहां पर जो अल्पसंख्यक हैं उनका घेटवाइजेशन, बात बात में आतंकी, पाकिस्तानी कह देना, पाकिस्तान चले जाओ, नासूर बता देना, खान पान से लेकर कभी मंगलसूत्र का नैरेटिव लोकसभा चुनाव में लेकर आ जाना, ये तो मंगलसूत्र भी आपका छीन लेंगे। ये सामाजिक ताना बाना यहां आप उधेड़ रहे हैं और वहां जो हो रहा है गलत हो रहा है, उसकी आवाज उठानी चाहिए। पर फिर इसमें क्या हम सिलेक्टिव हो सकते हैं? कुछ बयानों पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। जब भारत की अपनी विदेश नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए थी, तब ये लोग कहां थे? अब ये सवाल अखिलेश यादव पूछ रहे हैं, जबकि गिरिराज सिंह पलटवार कर रहे हैं। जिंदगी भर जो लोग आतंकियों का साथ देते हैं, अब ये देखिए, आतंकियों का साथ देते हैं, वो लोग दूसरों को आतंकी कह रहे हैं। तनवीर हसन उपाध्यक्ष हैं आरजेडी के, वो कहते हैं भागवत मोदी योगी बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन काटने वाला बैठा हुआ है? ये लोग भय पैदा करना चाहते हैं। तो ये भय कहां तक जा रहा है? और जो मैंने शुरुआत में कहा, इसी राजनीति के चलते देश में बहुत सारे रावण भी पैदा हो रहे हैं क्या? जो वैमनस्य फैल रहा है, जो जहर घोला जा रहा है, उसका फायदा उठाते हैं। वो किसी भी धर्म जाति के हो सकते हैं। आतंकवादी की कोई जाति धर्म नहीं होता, वैसे ही जो ये रावण है, इनका कोई धर्म कोई जाति नहीं होती है। तो इनका दहन भी कोई करेगा क्या? या आग लग चुकी है, घी डालने में सब मशगूल हैं? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, हिंदू बट रहा है या देश? और सत्ता की लड़ाई, आतंकी कौन है भाई? और कोई आतंकी है तो जेल में डालिए, एक दूसरे को आतंकी बताते रहेंगे। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, संघ विचारक भी हैं, एनडीए के अहम घटक एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता एके वाजपेयी, विपक्षी खेमे से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन, अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे, और दो वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी और अभय दुबे, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हिंदुओं को एकजुट रहने की जरूरत, ये नसीहत दी जा रही है सरसंघ चालक द्वारा। सौरभ, हिंदुओं को एकजुट रहने की जरूरत या देश को एकजुट रहना है? देश नहीं बंटना चाहिए। संदीप जी, भारत में जो भी आया, जो भी आक्रांता आए, वो भारत के हो के रह गए। भारत के धन वैभव को तो लूटे, लेकिन वो भारत के हो के रह गए। यह भारत की संस्कृति है। आज मोहन भागवत जी का वक्तव्य भारत को एक करने के संदर्भ में है, राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में है, और भारत में सिर्फ हिंदू थोड़ा रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते हैं। संदीप जी, मेरी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आपके आएंगे। तो आज मोहन भागवत जी का यह वक्तव्य आम नागरिक को भारत बोध, भारत भारतीयता, राष्ट्र राष्ट्रीयता
ऐसे भाव की बात के लिए था है, न कि यह है कि मुसलमान के लिए संदर्भ में बोला गया। यह तो खड़गे जी भी बोल रहे हैं, उनके एजेंडा है। आज पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में देखिए तो कहां के मुसलमान महफूज हैं? तो केवल और केवल भारत में रहने वाले, इस मुल्क में रहने वाले मुसलमान अमन चैन और सुख शांति से हैं, केवल भारत के मुसलमान। तो भारत में तो जो बाहरी आया वो भारत के आध्यात्मिकता का गुलाम होकर आ गया। हम तो मैं वही तो कट्टरपंथी पूछ हैं रहा हूं, नहीं। हिंदुओं को एकजुट रहने की जरूरत, और यहां पर जो शब्द और जो वाक्यों का इस्तेमाल किया, असंगठित रहना और दुर्बल रहना, अत्याचार को निमंत्रण देना है। बांग्लादेश में जब हिंदू एकजुट हुए तब कुछ बचाव हुआ। ये तो एक उसी समुदाय बात को विशेष मैं की बढ़ा बात रहा हो हूं रही है संदीप ना। जी। हाँ संदीप जी सुन लीजिए। तो हाँ। भारत का मूल चरित्र है सबको साथ लेके चलना, हमारा इतिहास बता रहा है और उस इतिहास को हम सब जानते हैं। तो हमारे पास जो भी है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बाद का जो बच गए मुसलमान वो पाकिस्तान जाए, जैसा आप अपने प्रारंभिक बहुत बात में सारे बोल नेता रहे कह थे। रहे हैं, वो खुलेआम कहते हैं, ठीक बहुत है, सारे वो नेता, गिरिराज सिंह उसमें सबसे भाई आगे हैं। वो प्रतिक्रिया है, वह प्रतिक्रिया के संदर्भ है, वह संविधान नहीं है, वह नियम नहीं है, वो बात नहीं। जो भारत में, भारत की बात करें, भारत में रहेंगे और भारत की मैच पर आप पाकिस्तान की जीत पर दिवाली पटाखा फोड़ेंगे, ये क्या कोई एक तार्किक बात नहीं है ना। भारत में रहिए, भारत की बात मैं करिए, छो भारत नहीं आपका है, रहे, हमारा पता है, नहीं कौन सबका सी है। पुरानी बातें आप उठाकर ले आते हैं कि नहीं जी मंगलसूत्र भी बहुत छीन ले जाएंगे संदीप जी मुसलमान, मेरी बात पूरी उनको हो दे जाए। दिया जी जी जाएगा। ये बिल्कुल। कहा गया ना, ये 80-20 सीधा किया आज का जाता है ना महत्वपूर्ण विषय है। चुनाव में। आज का महत्वपूर्ण विषय है हाँ। मेरे मत से। और जो संघ प्रमुख का कहना है भागवत जी का, कि भारतीय सोच के साथ, भारत बोध के साथ और समग्र भारत को साथ मिलकर लेके चलने के लिए हिंदू समाज बटेगा तो निश्चित तौर पर कमजोर होगा, दुर्बल होगा, और फिर बाहरी जो शक्तियां हैं, जो आक्रामक शक्तियां हैं, वो उस पर हमला करेंगी। इसलिए भारत को एक रहने की आवश्यकता है। इसमें कौन सी नई बात है? ये तो हमारी पुरातन भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, हमें एक होना चाहिए। आप बताइए, बांग्लादेश में आज पूरे हिंदू देश को मजबूत होना होता चाहिए, अभी तो ये भी उस दुर्दशा सवाल का होती? जवाब नहीं दे रूह रहे हैं। कांप जाती, पूरे देश को रूह एक कांप साथ जाती होना है वहां की चाहिए। घटना को देख के। राहुल गांधी ने क्यों नहीं बांग्लादेश पर एक बयान दिया? क्यों नहीं बोला? आत्मा कांपने लगती है संदीप जी। आप भी जब दिखा रहे थे वहां के वीडियो, वहां के विजुअल दिखा रहे थे, बांग्लादेश में क्या दुर्दशा, कश्मीर में कैसे हिंदू बहनों पर, हिंदू माताओं के जांग पे लिख दिया जाता था मैं पाकिस्तानी हूं। क्यों नहीं राहुल गांधी बोले? क्यों नहीं खड़गे जी बोले? क्यों नहीं समाज आगे आया? हिंदू समाज को जीने का तो अधिकार दें। कितना अवधेश सताएंगे, कितना प्रसाद तोड़ेंगे, समाजवादी अब क्या पार्टी के चाहते हैं? सांसद हैं अयोध्या से। वो आपके ही सवाल पर वो ये भी पूछ रहे हैं कि मोहन भागवत पाकिस्तान बांग्लादेश की बात करते हैं, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, उस पर नहीं बोलते। निश्चित तौर पर इस देश का दुर्भाग्य रहा कि इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने, उन्होंने अच्छा कहा कि ये हमारी बंजर जमीन है, उपयोगी नहीं अच्छा है। अच्छा। अब भारत सक्षम गलवान होगा में उस हमारे जमीन को वो भी लेगा। 22 लोग मार दिए गए, सारी ऊंचाइयां हमने आप कब्जा स्वयं कर ली बोलते थी, वो आप वापस दे स्वयं दी, बोलते हैं उस कि पर ये चर्चा सरकार नहीं होगी। सक्षम है। हम 60 करगिल साल युद्ध पहले, आपके 70 सामने साल है, पहले चले जाएंगे। एयर वर्तमान में स्ट्राइक आएंगे आपके सामने कभी, है, सौरभ एयर मालवीय स्ट्राइक आपके सामने है। घुस वर्तमान के में भी मारने की आएंगे। क्षमता भारत में है। और इस पर आप गर्व के साथ रिपोर्टिंग करते हैं कि भारत की सेना आज सबल सेना है, आत्मबल बढ़ा हुआ है और पाकिस्तान में घर में घुस के मारती। अभिनंदन को लाने के लिए चीन में चीन के बॉर्डर घर में घुस के कब रिपोर्टिंग मारेंगे? आपने की, चीन के घर में आपने घुस की के कब रिपोर्टिंग मारेंगे? जाके मीडिया ने की। ये ताकत है भारत की। ये ताकत कैसे आया है संदीप सवाल जी? तो ये सुन नहीं रहा ताकत क्या? हमारे, ऑडियो पहुंच नहीं रहा? नहीं मैं तो सुन पाकिस्तान रहा का हूं, तो मैं सुनो, बोल भी रहा हूं। पाकिस्तान के घर में घुस के मारते हैं और मारा, और उस बात पर देश ने तालियां बजाई। चीन के घर में घुस के कब मारेंगे? वक्त का इंतजार है, समय अच्छा आएगा। अच्छा भारत अच्छा। सक्षम सबल हो रहा है और इसको इस दिशा में बहुत तेज गति, आज चीन बराबर में देख नहीं पाता, ये हमारे सामने है। ठीक है, तो हिंदू को एकजुट रहना चाहिए। इसमें अभय दुबे, आपके अध्यक्ष कह रहे हैं कि संघ प्रमुख देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी पलट तस्वीर भी तो है। आप मुस्लिम परस्त राजनीति करते आए हैं। आपके प्रधानमंत्री, वो मैं पूरे संदर्भ में बयान को कोट कर रहा हूं, जो बीजेपी कहती है वो नहीं, पर वो कहते तो पाए गए थे कि पहला हक अल्पसंख्यकों का होना चाहिए देश के संसाधनों पर। वो राजनीति तो आप लगातार कर रहे हैं। संदीप, हाँ,
संदीप जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुखों की जब भी आप भाषण सुनेंगे, एक ही स्वर में बात करते हैं। आपने जिक्र किया पाकिस्तान चले जाइए। कौन जा रहा है पाकिस्तान? जयशंकर जा रहे हैं एससीओ में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। चीन आया था कश्मीर, हमने G20 किया तो चीन ने क्या किया? कहा कि विवादित स्थान पर हम नहीं आएंगे, लेकिन हम बड़ी बेशर्मी से उसकी हां में हां मिलाते हैं। बांग्लादेश की हिंसा का जिक्र करेंगे मोहन भागवत साहब। अमित शाह साहब के बेटे को समझाया कभी कि एक तरफ हिंदुओं पर हिंसा हो रही और दूसरी तरफ क्रिकेट मैच का लुत्फ उठा रहे हैं आप? पूछिए मोहन भागवत साहब ने कभी बोला जब आरएसपुरा सेक्टर में 2 आतंकवादी पकड़ा है, उन आतंकवादियों ने क्या खुलासा किया? उन्होंने खुलासा किया कि आईएसआई के एजेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ध्रुव सक्सेना एक रैकेट चला रहा है, एक पैरेलल टेलीफोन एक्सचेंज चला रहा है बलराम यादव सहित 19 लोग। कभी बोला उन्होंने? प्रदीप कुरुलकर जिस पर आरोप है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, जो डीआरडीओ में काम करते हैं, जो पाकिस्तान को सूचना भेजते हैं, कभी मोहन भागवत साहब ने बोला? कभी मोहन भागवत साहब ने पूछा मोदी जी से कि आपने तारिक अहमद मीर पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको कश्मीर से विधानसभा का चुनाव लड़ाया मोदी जी? सैफुल्लाह फारूक पंडितों का हत्यारा, उसको आपने लोकल बॉडी का इलेक्शन लड़ाया? तालिब हुसैन जो अमित शाह साहब का मंच साझा करता है आतंकवादी, कभी एक बार सवाल खड़ा किया मोहन भागवत जी ने? अरे ये छद्म राष्ट्रवाद है और छद्म हिंदुत्ववाद आप है। भी तो अभी मेरे मूल सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। आप छद्म धर्मनिरपेक्षवाद करते आए, एक गुट को तो जोड़ लिया अपने साथ, मुसलमानों को, हिंदुओं को बांट दो, और जात पात की राजनीति, और इसीलिए जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आप लगातार पीछे पड़े हुए हैं कि हिंदू लामबंद ना हो, मुस्लिम उधर हो जाए। यही तो बात बीजेपी कह रही है कि इससे बचना होगा, देश कमजोर होता है इससे। नहीं, बस बिल्कुल हमने नहीं कहा। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं जातिगत जनगणना का सवाल, वो इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि विश्व का कोई भी देश अपने पिछड़े हुए लोगों को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? विश्व का एक देश बताएं मोहन भागवत साहब जहां सेंसस, जहां जनगणना नहीं हुई हो कोविड के बाद? हमारे देश में क्यों नहीं हो रही है? 51 में नहीं कराई, 61 में नहीं कराई, 71 में नहीं कराई, 81 में नहीं कराई, 91 में नहीं कराई। हर बार आपकी सरकार थी। 2011 में सोशो इकोनॉमिक सर्वे कराया तो उसको सार्वजनिक नहीं किया। नहीं, गलत बात है। 2011 में सोशो इकोनॉमिक सेंसस और कास्ट सेंसस अलग से कराया। उस कास्ट सेंसस की 13 के दिसंबर या ये कहें कि 14 जनवरी तक, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने एफिडेविट फाइल किया है महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। उन्होंने कहा है कि हजारों एक्सेल शीट में वो डेटा रजिस्ट्रार जनरल को दिया था, जिसमें हमने एक अरविंद पनागरिया की कमेटी बनाई थी, ना तो उसकी कभी मीटिंग की, ना उसके 5 सदस्य में से एक सदस्य अपॉइंट किया। वो क्यों छुपा लिया? आज अगर न्याय, मोहन भागवत साहब तो समर्थन करते हैं जातिगत जनगणना का, कहे ना मोदी जी को, वो पाप क्यों बताते हैं इसको? तो ये सिर्फ एक ही मुद्दे की लड़ाई है, जो कहते हैं ना बटोगे तो कटोगे। इनका उद्देश्य ये है कि हिंदू इनको वोट करता देश बट रहा है, और ये क्या करें? ये पाकिस्तान को देश बट रहा है ना। सुनिएगा, मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। हाँ। 1 मिनट सुनिएगा संदीप जी। नहीं, मैं एक बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। देश को ये बांट रहे हैं भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, कपड़ों। एक तरफ महाराष्ट्र में मदरसे के 6,000 रुपए जो शिक्षकों को मिलते थे उनको 16,000, 8,000 के माध्यमिक वालों को 18,000 रुपए कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनका एक मुख्यमंत्री कहता है सारे मदरसे बंद कर दूंगा। मोदी जी ने कहा महाराष्ट्र में चुनाव में साहब अगर मुस्लिमों के वोट लेना है तो मदरसों के, ये सिर्फ सत्ता की भूख मिटाने का काम कर रहे हैं। सत्ता की भूख क्या दोनों तरफ से इसी तरह से मिटाई जा रही है। आप एक पक्ष की बात करते हैं, दूसरा पक्ष दूसरी बात करता है। पर यहां तो आतंकी, तेरा आतंकी, मेरा आतंकी तक भी नौबत आ गई है कि वाजपेयी कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री वो विपक्ष को, कांग्रेस को कह रहे हैं ये तो अर्बन नक्सल है, और अब विपक्ष कह रहा है कि आपकी पार्टी टेररिस्ट है। संदीप जी 3 बयान आए हैं। एक आया, मतलब आतंकी एक दूसरे को कहा जा रहा है, उसी पे आ रहे हैं। 3 बयान है। एक है मोहन भागवत साहब का बयान, जो पूरा संदर्भ में पढ़ा जाए तो बड़ा सभ्य है, तो कनेक्टेड करने वाली बात कर रहे हैं। उसमें कहीं एक ही समुदाय को पर
उसको भी आऊंगा, समुदाय पे भी आएंगे, और राष्ट्र प्रेम की भी बात झलक रही है उसमें। दूसरा बयान है खड़गे साहब का, आपने पढ़ा नहीं शायद बयान, वो पढ़ के सुना दूं मैं। प्रोग्रेसिव पीपल आर बीइंग कॉल्ड अर्बन नक्सल, ये पीएम ने कहा, ये तीसरा बयान, चौथा बयान है। दिस इज हिज पीएम मोदीज हैबिट, हिज पार्टी बीजेपी इटसेल्फ इज ए टेररिस्ट पार्टी। मैंने यही तो उसी का तो हिंदी तो इसको तर्जुमा ये किया। माफी मांगे ना पहले, टेररिस्ट पार्टी है बीजेपी जो सत्ता में है। राहुल गांधी को ये टेररिस्ट नंबर 1 कहते हैं, केंद्रीय मंत्री, यूपी सरकार के मंत्री के सारी टेररिस्ट पार्टी को नंबर आप 1 टेररिस्ट कहते हैं। कह दोगे, सारी अच्छा, पार्टी। अब यहाँ सारी पार्टी और एक व्यक्ति पहले की बात हो अभय जाती दुबे है। को माफी मांगनी चाहिए इस बात पे सार्वजनिक अब रूप पहले से। कौन माफी मांगे? कांग्रेस कैसे पूरे की पूरी पार्टी को कह देगी टेररिस्ट है? कौन है खड़गे साहब? राज्यसभा में लीडर हैं और कांग्रेस के पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। इतनी गैर जिम्मेवार बात करेंगे, पूरी पार्टी को लपेट देंगे कि टेररिस्ट है। तो पूरी पार्टी को कांग्रेस को लपेटा जाता है, अब देश का आइए- बेड़ा गर्क कर दिया, भ्रष्टाचारी है, देश को बांट दिया। ये सब बराबर की शब्दावली है क्या? अच्छा। आतंकवादी कह देंगे पूरी पार्टी को, और बड़ा वहां पर सीरियस उनके सबसे ऑब्जेक्शन है। बड़े नेता को टेररिस्ट नंबर 1 कह देंगे, जिसके पिता अगर और आप- दादी वो अगर आप- आतंकी हमले एक में सेकंड। मारे गए। उनके पिता दादी ने सेक्रीफाइस किया, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हाँ। लेकिन अगर आप जाके पुन्नू से मिलोगे, ऑफिशियली मिलोगे, तो क्या कहा जाएगा? अच्छा, अब तीसरा एक और बयान रह गया, वो छोड़ दिया आपने, ओवैसी साहब का नवाज बयान। शरीफ से ओवे- मिलेंगे, बिरयानी खाएंगे, तब क्या कहा जाएगा? वही वाह, वही नवाज शरीफ की, एक देश के प्राइम मिनिस्टर अगर एक से मिल रहा है तो उसको आप इशू बना देंगे। आतंकवादी से मिलना इशू तो हो सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो मिलेंगे ना। एक बयान आप भूल गए, ओवैसी साहब का बयान, उन्होंने तो बड़ा भारी वो ललकार दिया पूरी तरीके, और पूरी तरीके से भड़काऊ भाषण दिया। एक नहीं रहोगे तो लड़ोगे कैसे? ये क्या भाषा है? मतलब मोहन भागवत जी ने क्या नहीं- कहा है ऐसा बात जिसको हम, इसको कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी। ओवैसी ने ऐसा क्या कि एक नहीं रहोगे तो लड़ोगे कैसे? हाँ, तो ये तो उकसा रहे ना क्या ये फाइट। तो मोहन भागवत क्या कह रहे हैं? उन्होंने सेल्फ डिफेंस की बात की, देखिए। अच्छा, ओहो, वहां यही- फाइट, यहाँ सेल्फ नहीं डिफेंस। नहीं, अब भाषा सुनिए ना, पूरी भाषा, इसीलिए मैंने सभ्य भाषा का प्रयोग वर्ड यूज किया। और मोदी जी ने ये बात पहले भी कही हुई है, माफ करना, पार्लियामेंट में बकायदा कही है, फरवरी 2022 में। मोहन भागवत के संबोधन की थोड़ी सी डिटेलिंग तफसील और दे दूं। बताइए बताइए। एक व्यक्ति के कर्मों के लिए पूरे समुदाय को दोषी ठहराने वाली हिंसा असंतोष नहीं, बदमाशी है। अभी विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ, ऐसा क्यों हुआ? इसमें पुलिस को आकर स्थिति संभालनी चाहिए, लेकिन जब तक पुलिस नहीं आती तब तक समाज को इसके लिए खड़ा होना होगा और मजबूत होना होगा। किसी को भी धमकाया नहीं जाना चाहिए। पुलिस के आने तक अपनी जीवन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यही तो हमने कहा, सेल्फ डिफेंस ये करना self पड़ेगा। defense। अच्छा, वहां वो ललकार रहे हैं, ये सेल्फ डिफेंस, फर्क ये हो गया। नहीं कि देखो, कानून संदीप अपने जी, हाथ में लेने संदीप के जी, लिए आप न्योता ले रहे हैं। आप विवेचना करें तो बैलेंस विवेचना करें। अच्छा। ये बड़ा साफ दिख रहा है कि उकसाया जा रहा है, ललकारा जा रहा है, और एक तरफ आदमी कह रहा है भाई तैयार रहिए सेल्फ डिफेंस के लिए। ठीक है आत्मरक्षा सुनील का- साजन, उकसाने में और सेल्फ डिफेंस में एक फर्क होता है। आप लोग उकसा रहे हैं, यहां ऐसी कोई बात मोहन भागवत करते नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये के वाजपेयी कह रहे हैं। देखिए संदीप जी, वो मोहन भागवत जी बात कहें, वाजपेयी जी बात कहें, या भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बात कहे, वो तो स्वाभाविक है, वो एक दूसरे का बचाव करेंगे। हम मोहन भागवत जी की बड़ी इज्जत करते हैं, वो हिंदू एक होने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। जो बात हम बता सकते हैं आपको, जो इस देश का हिंदू है ना संदीप जी, जो आरएसएस की नज़र में हिंदू है, जो बीजेपी की नज़र में हिंदू है, वो पिछड़ा हिंदू नहीं है, न दलित हिंदू है, न आदिवासी हिंदू है। तो हम तो कह रहे भाई, आप पिछड़े को छोड़ दो, दलित को छोड़ दो, आदिवासी को छोड़ दो, आप ले जाओ हिंदू। आप अपनी पीडीए की आपको राजनीति मुबारक चमकाने हिंदू। लगे। लेकिन यही तो बात रहे हैं, यही तो बात कह रहे हैं कि ये पीडीए नहीं, बात उसकी पूडिए नहीं। कहने को ये पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन भी है, और पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक अलग अलग एक फुल फॉर्म हो सकते हैं। वही तो कर रहे हैं, आप समाज को बांट रहे हैं अपने राजनीतिक अच्छा, फायदे के लिए। अच्छा, अब जब हम अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं तो बांट रहे हैं। जब आप शादी में घोड़ी पे नहीं दलित को चढ़ने देते हो, तब मोहन भागवत जी कहां चले जाते हैं? जब आदिवासी के चेहरे पर मारपीट करके पेशाब किया जाता है, तब कहां चली जाती है आरएसएस? जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पिछड़ों का आरक्षण छीन रहे हैं, तब कहां चली गई आरएसएस?
जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार दलितों की बहन बेटे और बेटियों की नौकरी छीन रहे हैं, सरकारी नौकरी छीन रहे हैं, आरक्षण खा रहे हैं, आरक्षण घोटाला कर रहे हैं, तो कहां चले गए मोहन भागवत? कहां चला गया हिंदुत्व? कहां चला गया इनका राष्ट्र? ये दरअसल चंद लोगों के हिंदुत्व की बात करते हैं, वही चंद लोग जो सरकार में राज करना चाहते हैं, देश की व्यवस्था में बने रहना चाहते हैं। ये इनको पिछड़ों से कोई मतलब नहीं, दलितों से कोई मतलब नहीं, इनको आदिवासियों से भी कोई मतलब नहीं। मैं तो सुन रहा था मोहन भागवत जी को, वो कह रहे थे कि बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। अरे डबल इंजन की सरकार है, सबसे ज्यादा बलात्कारियों को संरक्षण तो योगी सरकार उत्तर प्रदेश में दे रही। आप क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की बात किए? गुजरात की बीजेपी सरकार ने बलात्कारियों को जेल से रिहा किया, आपने क्यों नहीं बात की? बनारस बीएचयू में बेटी के साथ बलात्कार करने वाले वो हैवान तीनों, भारतीय जनता पार्टी उनका वेलकम करती है। यही सवाल तो मोहन भागवत बोलते इसी तरह के कुछ सवाल सुनील साजन आपकी तरफ भी तो उछाल रही है बीजेपी, उनके आप जवाब नहीं देते। जब आप बलात्कार की बात करते हैं तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ कलकत्ता में, बंगाल में कुछ होता है तो आपके मुंह पर ताले क्यों लग जाते हैं? हिंदुओं के साथ जो हरकतें की जाती हैं बांग्लादेश में, वहां आप एक मौन धारण क्यों कर लेते हैं? क्योंकि आपको भी अपनी राजनीति चमकानी है। नहीं, बिल्कुल नहीं संदीप जी, हम आपके कार्यक्रम में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं, इस देश के किसी कोने में किसी बहन बेटी या किसी महिला के साथ अगर गलत हो रहा है, गलत करने वाला कोई भी हो, छेड़खानी करने वाला कोई भी हो, बलात्कारी कोई भी हो, हम उसके पक्ष में कभी भी बात नहीं कर सकते। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों से पूछिए ना, ये क्यों बलात्कारियों को जेल से रिहा कर रहे हैं? ये क्यों हाथरस, उन्नाव, लखीमपुर, बनारस, गोरखपुर या तमाम ऐसी जगह है महाराष्ट्र से लेकर के, क्यों खड़े हो जाते हैं बलात्कारियों के साथ? ये इनका दोहरा चरित्र है। ये और जो आप आप बलात्कारियों की बात कर रहे हैं, यहां पर बात तो आतंकवादियों तक आ गई। माफिया आतंकवादियों को टिकट देते हुए, उनके साथ खड़े हुए, उनको चुनवाते घूमने में आप कहां पीछे रहते हैं? एक दो ही अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी का ही उदाहरण मेरे ख्याल से काफी हो जाएगा। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि उदाहरण तो आप कोई भी दे सकते हैं। आप जिनका नाम ले रहे हैं ये क्या आतंकवादी थे? या आप जिनका नाम ले रहे हैं ये देश की सबसे सर्वोच्च न्यायालय में, सबसे सर्वोच्च सदन में नहीं गए, या विधायक नहीं रहे, या जनता ने इनको नहीं चुना? क्या आरएसएस और बीजेपी तय करेगी कौन अच्छा है कौन बुरा है? लोकतंत्र में जनता तय करती है कौन अच्छा है कौन बुरा है। जनादेश मिलने से कोई आतंकी आतंकवाद के आरोपों से, दोषों से मुक्त नहीं हो जाता, जैसे कि कोई बलात्कारी भी नहीं होता और ना ही कोई हत्यारा होता। यह कह देना जनता ने चुन लिया, इसका मतलब यह नहीं कि वो आरोप मुक्त हो गया। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं संदीप जी, और हमने फिर कहा, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, वो हत्यारा हो, लुटेरा हो, बलात्कारी हो, चोर हो, बेईमान हो, हम कभी भी उसके पक्ष की बात नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि इस देश में न्यायपालिका है, न्यायपालिका पे हमको भरोसा है, न्यायपालिका सबको सजा देगी, सबको तय करेगी कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, लेकिन आरएसएस नहीं तय करेगी, बीजेपी नहीं तय करेगी। ठीक है, अब दोनों तरफ के राजनीतिक बयानों पर राजनीतिक प्रतिक्रिया तो सुनी। विजय त्रिवेदी, देश बट रहा है कि हिंदू बट रहा है? यहां हिंदू बटने पर बड़े परेशान है मोहन भागवत, या दरअसल देश को भी तो एकजुट रहना है, उसकी बात होती दिख रही है? समझता हूँ संदीप जी, सबसे जरूरी है देश एकजुट रहे। लेकिन जब आरएसएस चीफ या सरसंघचालक मोहन भागवत जी बोलते हैं तो उस संगठन का बैकग्राउंड पर आपको समझना चाहिए, वो संगठन ही हिंदू संगठन है, हिंदुओं को एकजुट होने के लिए किया है। तो जो संगठन हिंदुओं को एकजुट करने के लिए खड़ा हुआ वो अपनी बात करेगा, लेकिन उसमें एक बात समझने की है। एक तो नैरेटिव हम लोगों ने ये बनाया है, हम लोगों ने मतलब कि जो भी सामान्य एक नैरेटिव बनाया कि संघ जो है वो दलित और पिछड़ों के विरोधी है। आज ही संघ प्रमुख का जो भाषण है उसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि वाल्मीकि जयंती सिर्फ वाल्मीकि कॉलोनियों में क्यों मनाई जाए, सब लोग क्यों नहीं मनाते।
तो वाल्मीकि कौन है और वाल्मीकि जयंती कौन मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए। दूसरा उन्होंने मुद्दा कहा जो संघ बहुत लंबे समय से चला रहा है, वो था शमशान और मंदिर को लेकर। उन्होंने कहा कि एक ही शमशान हो, एक ही मंदिर हो। संघ का ये कार्यक्रम बहुत लंबे समय से चल रहा है, एक शमशान, एक मंदिर, एक कुआं गांव में, मतलब किसी जाति का कोई विभेद नहीं हो, वो उस पर काम कर रहे हैं। तो आरएसएस के नज़रिए से हम देखेंगे तो वो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, नहीं, हिंदुओं पर को जब एकजुट मुझे करने एक के लिए चीज कर रहे बताइए, हैं। असंगठित रहना, दुर्बल रहना, अत्याचार को निमंत्रण देना है। देश के प्रधानमंत्री हिंदू, देश के राष्ट्रपति हिंदू, देश के उपराष्ट्रपति हिंदू, देश के मुख्य न्यायाधीश हिंदू, देश की तीनों सेनाओं के अध्यक्ष प्रमुख वो हिंदू, और हिंदू असंगठित भी है, दुर्बल भी है, डरा भी हुआ है। लेकिन इसको मैं ये नहीं कह रहा कि एकजुट होने की बात कह रहे हैं। हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में है मैं तो नहीं समझता ऐसा। वो तो और यदि ऐसा ही आपने वो जितने प्रतीत हो लोगों रहा का है ना नाम गिनाया कि बांग्लादेश में जब हिंदू एकजुट हुए तब कुछ बचाव हुआ, जैसे यहां बचाव ही नहीं है। ये कौन सा विक्टिम सिंड्रोम विजयदशमी के दिन खेला जा रहा है? इसीलिए मैंने शुरू में कहा, फिर वो हमारे समाज के जो रावण हैं उनको बल मिलता है ना। देखिए, बांग्लादेश के हिंदुओं का किस्सा अलग है, मतलब उनके साथ खड़ा होना एक अलग मुद्दा है, लेकिन उस रेफरेंस से हिंदुस्तान के तो ये बात मैं तो नहीं समझता कि 26 अगस्त हिंदुस्तान से के चल रही है हिंदुओं ना। को कोई योगी खतरा। आदित्यनाथ ने भी बांग्लादेश का हवाला देते हुए कहा कि बटोगे तो कटोगे। अब सरसंघचालक भी यही कह रहे हैं। 10 साल से अगर यहाँ पर कोई सरकार है जिसे आप हिंदू विचारधारा वाली सरकार मानते वही हैं, उसमें भी यदि हिंदुत्व खतरे में, तो फिर तो सरकार पर सवाल ज्यादा होता है मेरे हिसाब से, हिंदुओं से ज्यादा, हाँ। है ना। लेकिन क्या आप अभी आपने सबके बयान देखे, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो बयान दे रहे थे, बोल रहे थे, वो सब सेलेक्टिव बोलते हैं। बात हुई कि बनारस के बलात्कारी, गुजरात के बलात्कारी, सब ठीक है, लेकिन उनको मोहित खान, नवाब सिंह याद नहीं आएंगे। जिनको मोहित खान, नवाब क्योंकि सिंह वो और पक्का आरजी वोट का बैंक याद है, आएगा। वो आप करते आए आए हैं, हैं। मुस्लिम परस्ती करते आए हैं। तो सब लोगों की कोशिश है कि हम 47 एकजुट ना से हों। हमने कुछ नहीं सीखा। 200 गोरे आए, 200 साल राज कर गए, नहीं सीखा। फूट डालो राज करो, सबको पढ़ाया गया है। जितना मुझे समझ में आता है सर, जब भी हम सब लोग, मतलब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स एकजुट होने की बात करते हैं, तो उसका एक मीनिंग होता है कि आप बांटते रहिए। हाँ, बात एकजुट होने की कह रहे हैं, पर दरअसल वो बांट रहे हैं। और ये आतंकी, तेरा आतंकी, मेरा आतंकी, अबे दुबे। देखिए, मैं तो इस थीसिस के ही खिलाफ हूँ कि राष्ट्रीय एकता खतरे में है। मैं इस थीसिस के ही खिलाफ हूँ कि भारत में हिंदू जो हैं बटे हुए हैं और उनको एकजुट होने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय एकता खतरे में है। आज़ादी के बाद कुछ दिन तक ऐसी परिस्थिति थी जब भाषावार आंदोलन वगैरह चल रहे थे, तो सब लोग चिंतित थे इस बात को। उसके बाद से ऐसा कोई समय नहीं हुआ है जब भारत में राष्ट्रीय एकता खतरे में हो, सामाजिक एकता खतरे में हो, भारत के किसी भी समूह की देशभक्ति पर सवालिया निशान लगा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक खास तरह की विचारधारात्मक राजनीति को पुष्ट करने के लिए और उसको जमीन पे कैसे लागू किया जाए, रूप उसके लेती लिए जा रही है ना। वो इसलिए लेती जा रही है, वो आप 4 जून को भूलिए मत किसी भी कीमत पर। अगर 4 जून घटित नहीं होता तो ये सब बातें इस तरीके से नहीं कही जाती। 4 जून तक सत्ता सुरक्षित थी, हिंदू एकता बनते हुए दिख रही थी, इसलिए कहा जा रहा था कि पसमानदा मुसलमानों के साथ इसलिए यात्राएं निकालो। अब तो नहीं कहा जा रहा ना बात, अब तो ये कहा जा रहा है कि मुसलमान, नहीं, पर मदरसों में शिक्षकों की तनख्वाह पगार वो- बढ़ाई जा वो- रही है वो महाराष्ट्र वो में। तो एक जगह हुई है, लेकिन आप देखिए पूरी लोकसभा चुनाव की मुहिम कैसे चलाई गई कि भाई आपकी टोटी खोल ली जाएगी, आपका मंगलसूत्र ले लिया जाएगा, आपका आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। ये भारत का प्रधानमंत्री कह रहा था, जो आगे प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के साथ चुनाव लड़ रहा था। वो सज्जन इस बात को लगातार कह रहे थे। तो 4 जून को मत भूलिए। 4 जून के आईने में जैसे ही देखेंगे वैसे ही ये सब बातें क्यों कही जा रही हैं ये स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, भारत में हिंदुओं की राजनीतिक एकता हो, राजनीतिक शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है, हिंदुओं की राजनीतिक एकता हो, ये एक विचारधारात्मक प्रोजेक्ट है। लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति जिस तरीके से चलती है उसमें ये बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कुछ राजनीतिक दल मुसलमानों को लामबंद करके उनको एक पक्का वोट बैंक बनाते हैं, तो कोई हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश करता है, इसमें गलती क्या है? तो हम गलत तो सही कह ही नहीं रहे हैं। हाँ। मेरा कहना है कि वो तो कर ही रहे हैं ऐसा शुरू से, वो तो पहले दिन से कह ही रहे हैं, मैं तो उसकी केवल समीक्षा कर रहा हूं। वो तो उनका अधिकार है करने का, उसमें कोई बात नहीं है। एक छोटा सा जवाब पर, ये आतंकी कौन है भाई सत्ता की इस लड़ाई में? कोई भी आतंकी नहीं है, ये कोई भी आतंकी नहीं है। ये एक दूसरे को गाली गलौज की जा रही है, दूसरे असुरक्षा की भावना पैदा की जा रही है। आंतरिक सुरक्षा देश की खतरे में है। लोग आतंकवाद को समर्थन कर, ये डीप स्टेट
देखिए, सरसंघ चालक के भाषण में डीप स्टेट शब्द आया कि नहीं आया? डीप स्टेट का क्या मतलब हुआ? वोकिज्म का क्या मतलब हुआ? कुछ ऐसे लोग हैं जो हर चीज का लगातार विरोध करते रहते हैं, पहली बात। डीप स्टेट का क्या मतलब हुआ कि कुछ इस तरह की गुप्त कार्रवाइयां चल रही हैं जो कि चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर देना वही चाहती हैं, भय हिला देना फैलाया चाहती जा हैं। रहा है तो क्या? पूरी तरीके से असुरक्षा की भावना और पैदा की जा रही है। आतंकी के रूप में एक दूसरे के विरोधियों को देखने से क्या देश नहीं बटेगा और देश क्या कमजोर नहीं होता? विजयदशमी का ये दिन है, ये समाज के जो रावण है या जिन्हें बढ़ावा मिल रहा है, राजनीतिक दल अपना जो राजनीतिक फायदा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे आप ही रोक सकते हैं, अंकुश लगा सकते हैं। हजारों की तादाद में राय आ रही है, साझा भी की। एक राय मैं खास यहाँ पर आपके सामने पढ़कर बताना चाहूँगा। नित्यानंद हैं, चरखी दादरी हरियाणा के रहने वाले हैं और इनका कहना है कि ना कोई बट रहा है ना कोई कट रहा है, ये सब सत्ता के लिए हो रहा है। पहले गोरे करते थे और यहाँ पर दुखद पहलू ये है, अब हमारे ही लोग हमारे साथ वो करते दिख रहे हैं सत्ता के लालच में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।